नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिटी का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, पॉलिटी का पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य जो संबंध रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल चल रहा था उसके पार्ट 4 में पहुंचेंगे और वहां जानेंगे। देखो, पहले हमने आपको बताया केंद्र राज्य संबंध है क्या, उसके बाद वहां पे बताया मैंने विधायी शक्तियां, उसके बाद मैंने बताया प्रशासनिक शक्तियां, उसके बाद मैंने बताया आपको वित्तीय शक्तियां और उन सब के बारे में लेक्चर कंप्लीट करने के बाद और आज हम जानेंगे केंद्र और राज्य संबंध के बीच में जो समय समय पे कई सारी समिति का गठन किया गया, कई सारे आयोग का गठन किया गया, उन सब के बारे में हमें जानकारी लेना है और जानकारी के साथ साथ विस्तार से जानकारी लेना है जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। उन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, हमारा टॉपिक क्या था? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण समिति, जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो समिति का गठन हुआ उन सभी समितियों के बारे में जानते हैं। तो देखो, उसमें बच्चा सबसे पहली समिति जो हुई, पहली समिति कौन है? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन सबसे पहले 1966 में होता है। तो बच्चा, इसका आयोग का गठन कब होता है? 1966 में होता है। अच्छा, इसका क्यों होता है? तो देखो बच्चा, इसका जो आयोग का गठन हुआ वो क्यों हुआ? केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनको आपस में समन्वय बनाने के लिए और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। कब होता है बच्चा? 1966 में। कब होता है? 1966 में होता है। और बच्चा, ये किसकी अध्यक्षता में? यानी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में? यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? मोरारजी देसाई। कौन होते हैं बच्चा? मोरारजी देसाई। यानी 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोरारजी देसाई। और इन्हीं के अध्यक्ष की नेतृत्व में यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ARC। ARC मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। समझ में आया? जिसको हम ARC के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले ARC का गठन किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। जब इनकी अध्यक्षता में गठन होता है प्रशासनिक सुधार आयोग का, उसके बाद किसके? MC सीतलवाल। कौन? MC सीतलवाल की अध्यक्षता में, यानी इनकी अध्यक्षता में क्या होता है? इसके अध्ययन के लिए समिति का गठन किया जाता है, अध्यक्षता में अध्ययन के लिए। देखो, अध्ययन लिख लीजिएगा और समझ लीजिए। देखो, मैं बता देता हूं आप सभी को ऐसे। MC सीतलवाल की अध्यक्षता में अध्ययन के लिए समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? MC सीतल, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग की बनाया किसने? मोरारजी देसाई। इन्होंने पूरी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, बनाया, लेकिन उसकी जो अध्ययन था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, लगभग उसमें 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। कितनी की थी इन्होंने? तो कुल 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जो सिफारिशें थी। और उनके अध्यक्षता में जो भी हुआ उन सबको अध्ययन के लिए MC सीतलवाल के लिए अध्ययन के लिए चुना गया, MC सीतलवाल को चुना गया और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की 1969 में प्रस्तुत की। यानी कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग है कब गठन हुआ? 1966 में। रिपोर्ट कितनी प्रस्तुत की? 1969 में प्रस्तुत की। और जिसमें कुल कितनी सिफारिशें? 22 सिफारिशें हैं। यानी प्रशासनिक सुधार आयोग सीधी सी भाषा में कहें तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठन किया गया, परंतु उसके अध्ययन के लिए MC सीतलवाल को लाया गया और इनके अध्यक्षता में, MC सीतलवाल की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की जो समिति थी उसकी सिफारिशों को अध्ययन किया गया। अध्ययन के बाद 1969 में
रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कुल कितनी सिफारिशें थी? 22 सिफारिशें थी। उन 22 सिफारिशों में हम मुख्यतः कुछ सिफारिशों के बारे में एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे और चर्चा करेंगे उनके बारे में विस्तार से। तो चलिए देखते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग में कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिफारिशें, मुख्य सिफारिशें थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हीं में से एक एक करके समझते हैं। तो देखो बच्चा, पहली सिफारिश क्या थी? जो पहली सिफारिश थी, राज्यपाल गैर राजनीतिक होना चाहिए। यानी जो प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो गैर राजनीतिक होना चाहिए, यानी कि उसका राजनीति में दूर दूर तक कोई भी संपर्क ना हो। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो मान लो उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो भी हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये कहाँ की? ये तो यहाँ की है ही नहीं, ये तो कहाँ की? राजस्थान की है ना आनंदीबेन पटेल जी। यानी कि पहली बात तो उनका उस प्रदेश की राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ही ना हो और दूर दूर तक संबंध ना हो, परंतु वो प्रशासनिक सेवाओं में संबंध रखती हो, यानी प्रशासनिक सेवाओं में उनके पास संपूर्ण जानकारी हो, प्रशासनिक सेवाओं में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव संपर्क में रखती हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहती हो, उसके बारे में उनको संपूर्ण जानकारी हो। यानी प्रशासनिक सेवाओं में जितनी भी चीजें हैं उनको उसके बारे में जानकारी हो, प्रशासनिक संबंध के बारे में जानकारी हो। ये राज्यपाल की बात बताएगी। यानी राज्यपाल जो होना चाहिए गैर राजनीतिक, यानी सीधी सी बात कहें, जिस भी प्रदेश का राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, जिस भी प्रदेश में राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, उसका उस प्रदेश की किसी भी पार्टी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी पार्टी से कोई संपर्क ना हो, कोई भी संपर्क ना हो, ठीक है, परंतु उसको प्रशासनिक संबंध में जानकारी हो। ये पहली बात बताएगी किसकी? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग की कमीशन की पहली बात बताएगी। दूसरी बात क्या बताएगी? अनुच्छेद 263 यानी 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। यानी जो अनुच्छेद 263 में बताया गया था कि देश में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, उसके तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए और जिसके बाद 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी कि 200 जो इसमें सिफारिशें आई थी, इसको ये वाली लागू कब हुई? 1990 में हमें लागू होती दिखाई दी, जब हमें देश में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या बताइए? राज्यों को अधिकतम वित्त दिया जाना चाहिए। यानी जो प्रदेश हैं, किसी भी प्रदेश को अधिकतम वित्त दिया जाना चाहिए, यानी राज्यों को अधिकतम वित्त दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना है? ताकि उनको विकास के कार्यों में लगा सके और उनका विकास सर्वोच्चतम हो सके। यानी राज्यों को अधिकतम वित्त देने की सीधी सी बात यही है कि उनको क्या करें? विकास के कार्यों में लगा सकें ताकि विकास अधिक हो सके। यानी राज्यों को अधिकतम वित्त देना चाहिए। ये बात समझ में आई? यानी राज्यों को अधिकतम क्या देना चाहिए? वित्त देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो चौथी इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया जाना चाहिए। यानी कि जो क्या होता है, जब प्रदेश में कहीं अराजकता फैल जाती है तो वहां पे क्या कहते हैं? केंद्र सरकार अपने ही पावर से क्या कर देती है? केंद्रीय सशस्त्र बल को लगा देती है। इसीलिए क्या बताया गया है? यानी जब राज्य अनुरोध करें कि नहीं साहब, हमारे यहाँ अब पुलिस की जरूरत कम पड़ रही है, आपकी सिस्टम की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तब ही भेजें, ऐसे ना भेजें। परंतु ये क्या बताया? राज्य के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया जाना चाहिए। यानी और जो हमें चौथी महत्वपूर्ण बात समझ में आई प्रशासनिक आयोग में, प्रशासनिक सुधार आयोग में, ठीक है, उसमें क्या बताया गया? राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया जाना चाहिए। यानी किसके? राज्यों, जब राज्य कहें साहब अब हमें यहाँ भेज दो, अब हमारे बस की बात नहीं है, तभी इनको क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। तो बच्चा, ये थी प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई। देखो 1966 में इसका गठन हुआ मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, परंतु इसके अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने इसके अध्ययन किया और उसके बाद 1969 में अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद कुछ कितनी रिपोर्टों में उतनी कितनी भाषाएं थी, भाषाएं मतलब कितनी सिफारिशें थी? मुख्यतः 22 सिफारिशें थी और 19-22 सिफारिशों में हमने कुछ आपके बारे में चर्चा की जो प्रमुख थी, जैसे कि राज्य को गैर राजनीतिक
राजनीतिक होना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए जो 1990 में होता है। राज्यों को अधिकतम वित्त दिया जाना चाहिए। राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया जाना चाहिए। ये क्या थी आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। चलो बच्चे दूसरी समिति के बारे में देखते हैं। इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद दूसरी जो समिति का गठन हुआ वो क्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चा, बात है 1969 की। क्या भाई बात है 1969 की। तमिलनाडु की सरकार यानी जो उस समय तमिलनाडु की स्थानीय सरकार थी, स्थानीय मतलब जो तमिलनाडु की सरकार थी वहां पर स्थानीय पार्टी थी। उस स्थानीय पार्टी के नाम क्या था? DMK। यानी तमिलनाडु की स्थानीय पार्टी की जो सरकार थी 1969 में, उसके द्वारा एक समिति गठन किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? राजमन्नार समिति। क्या होता है? राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति ये क्या है? राजमन्नार समिति, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चा, 1969 में तमिलनाडु की स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय पार्टी DMK के द्वारा क्या होता है? एक समिति गठन किया जाता है जिसका नाम होता है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति क्या है? तो देखो बच्चा, इसमें मुख्यतः 3 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 3 सदस्यों के द्वारा ये गठित किया जाता है, जिसमें डॉक्टर VP मन्नार, ये VP मन्नार थे। डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाता 1969 में, जो किसके द्वारा किया जाता? तमिलनाडु सरकार, जो वहां की उस समय स्थानीय पार्टी थी। कौन थी? DMK, ठीक है। उसके द्वारा डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाता है जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। और इसको किस लिए गठन किया गया? तो डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया, जिसको हम राजमन्नार समिति कहते हैं, इसका सीधा सा कार्य था कि किस तरह से जो राज्य है उसको स्वतंत्र किया जाए केंद्र के संबंध में। यानी केंद्र से किस तरह राज्यों को स्वतंत्र किया जाए और उसमें कौन कौन से संशोधन के लिए हम क्या दे सकें? अपनी राय दे सकें। यानी सीधी सी बात कहें तो राजमन्नार जो समिति थी इसका गठन किस लिए किया गया था कि जो राज्य हैं वो अपनी किस तरीके से बात रख सकें केंद्र सरकार के सामने, ताकि उनको क्या हो? स्वतंत्रता मिल सके। उनको क्या मिल सके? स्वतंत्रता मिल सके। यानी राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करें? बात रख सके किसके सामने? केंद्र सरकार के लिए। इसीलिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 1969 में एक डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं और जो 3 सदस्य होते हैं उनमें जो राजमन्नार होते हैं अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए इसका राजमन्नार समिति रखा गया। तो राजमन्नार समिति समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जिनके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए, राजमन्नार जो समिति है उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो बच्चा, देखते हैं जो राजमन्नार समिति थी उसकी जो सिफारिशें प्रस्तुत की महत्वपूर्ण, उनमें से हम कुछ सिफारिशों के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं। देखो बच्चा, जो राजमन्नार समिति है उसकी जो सिफारिशें थी, सबसे पहली सिफारिश क्या बताई इन्होंने? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं कौन होती है? IAS, IPS और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, यानी IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी जो जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आती हैं उन सभी को समाप्त किया जाना चाहिए। अच्छा, हमने कहा अखिल भारतीय सेवा को अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चा, अभी मुख्यतः 3 है अखिल भारतीय सेवाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही रहेंगी। कुछ घटाया जा सकता है, किसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे IFS को बाद में जोड़ा गया, ठीक है, IFS को बाद में जोड़ा गया। जो IPS है इसको पहले IP कहते थे, यानी भारतीय पुलिस कहते थे, इंडियन पुलिस कहते थे, सर्विस को बाद में जोड़ा गया। इस तरीके से यानी इसमें कुछ भी बाद में जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो ये मैंने सिर्फ यही बताया कि मेरा सीधा सा कहने मतलब यही, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं यानी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं सम्मिलित हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। ये किसने कहा? ये राजमन्नार समिति ने कहा अपनी सिफारिश में। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई
केंद्र और राज्य में एकल पार्टी की सरकार होनी चाहिए। केंद्र और राज्य में एकल पार्टी की सरकार होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इनका कहने का मतलब यही था कि केंद्र और राज्य में एकल पार्टी की सरकार होनी चाहिए ताकि देश का और राज्य का विकास हो सके। इनका कहने का मतलब था, ठीक है, किसका? राजमन्नार साहब का, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या बताई इन्होंने? अवशिष्ट विषय, यानी जो अवशिष्ट विषय हैं या तो समाप्त कर दिए जाए, ठीक है, या फिर राज्य को दे दिए जाए। यानी जो मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, ठीक है, एक सेंट्रल सूची है, एक ऐसी स्टेट सूची और एक कंक्रीट सूची है, ठीक है, लिस्ट है, ठीक है। और इन जो तीनों सूचियों को छोड़कर जो भी विषय बचे हैं वो कहाँ चले गए? अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट विषय में। तो ये जो अवशिष्ट विषय हैं इस पर मैंने बताया था, आप सभी को पता है, पहले ही बता चुका हूं कि जो अवशिष्ट विषय होते हैं उस पर शक्ति किसको है सर? कानून बनाने की। तो किसको है कानून बनाने की? बच्चा केंद्र सरकार को है। तो इन्होंने वही सिफारिश मांगी कि अवशिष्ट जो विषय हैं या तो समाप्त कर दिया जाए, यानी उनको पूर्णतः बंद कर दिया जाए, या फिर अगर रखना ही है तो उस पर केंद्र को ना देकर राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। बस सीधी सी बात इन्होंने कहा, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने एक चीज बात बताई, 263 को लागू किया जाए। अनुच्छेद तो 263 है जिसमें सीधी सी बात कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, उसको लागू किया जाए, क्योंकि वो कब गठन हो रहा है? 1990 में। और ये रिपोर्ट कब आ रही है? ये रिपोर्ट आ रही है 1971 में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, आगे चल के बताते हैं, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, प्रशासनिक सुधार आयोग में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की मांग की गई, राजमन्नार में की गई, तो दोनों में अभी तक की गई, ठीक है। आगे चल के जिनमें और की जाएगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इन्होंने और अंतिम बात, जो महत्वपूर्ण बात हमारे हिसाब से है, वो क्या बताई इन्होंने? अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ 357 और 365, यानी अनुच्छेद 356 क्या है? राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन, यानी जब राज्य में अराजकता फैल जाती है, जब राज्य में कानून व्यवस्था पूर्णतया बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, पूर्णतया खराब हो जाती है, जहां पे राज्य संभालने की कगार पे नहीं होता है, उस समय क्या लगता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उसको क्या कहा कि यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ जो उससे संबंधित अनुच्छेद है 357 और 365 को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। यानी कि जब कानून व्यवस्था फेल हो जाती है उस समय राज्य में जो भी अगर राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये किसने कहा? राजमन्नार समिति ने, ठीक है। और राजमन्नार समिति ने जो कहा और अपनी रिपोर्ट कर प्रस्तुत की, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट बच्चा जो प्रस्तुत की, कब प्रस्तुत की? 1971 में, ठीक है, प्रस्तुत की 1971 में। तो राजमन्नार समिति जो थी, इसके बारे में 2 मिनट में हम रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु की सरकार, यानी स्थानीय सरकार, तमिलनाडु की स्थानीय सरकार के द्वारा 1969 में डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति का गठन किया जाता है, जिसका सीधा सा कार्य क्या होता है कि हम किस तरीके से राज्य को स्वतंत्र कर सकें, ये संविधान में संशोधन के लिए बोल सकें ताकि राज्य स्वतंत्र हो सके, यानी राज्य की स्वतंत्रता के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और इसमें मुख्यतः 3 सदस्य थे, जिनमें से राजमन्नार अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की, यानी अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1971 में। और इसकी कुछ इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें थी उनके बारे में मैंने चर्चा की। यानी पहली क्या थी? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं आती हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। केंद्र और राज्य में एकल पार्टी, यानी एक ही पार्टी का केंद्र और राज्य में सरकार होनी चाहिए। तीसरी बात क्या बताई? अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिया जाए या तो फिर राज्य को समर्पित कर दिया जाए। और चौथी बात क्या बताई? 263, यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद गठन की बात कही गई थी उसका गठन किया जाए, जिसका बाद में 1990 में गठन भी किया गया। और उसके बाद जो अंतिम बात बताई गई 356 को समाप्त कर दिया जाए, और उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं 357 और 365 जो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये थी राजमन्नार समिति। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण समिति हैं जिनको हम आगे देते, चलिए आगे। उसी क्रम में हम तीसरी समिति के बारे में जानते हैं। जो अगली समिति है वो क्या है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग क्या है? सरकारी, यानी जो केंद्र राज्य संबंध की समिति जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तीसरी जो है वो कौन सी? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग बच्चा बहुत सुनी होगी, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सरकारिया आयोग से। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। तो देखो बच्चा 1983 में क्या हुआ, कब? 1983 में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त एक जज होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त जज होते हैं। इनका नाम क्या होता है? रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, सरकारिया। ये रणजीत सिंह सरकारिया यानी जो 1983 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज होते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक समिति गठन किया जो कितने सदस्यीय थी? 3 सदस्यीय। ये समिति भी 3 सदस्यीय थी, यानी राजमन्नार समिति भी 3 सदस्यीय थी और सरकारिया आयोग भी 3 सदस्यीय थी, ठीक है। तो जब केंद्र सरकार ने इस समिति गठन किया तो इनका कार्य क्या दिया? इनका जो कार्य दिया, मुख्यतः कार्य क्या दिया कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्यों 1983 में तो कई सारी व्यवस्थाएं सेंट्रल और स्टेट में चल रही। आजादी तो 1947 में मिल गई, 1950 में संविधान लागू हो गया। उस दिन से लेकर आज तक तो कई सारे स्टेट और सेंट्रल में किसी न किसी तरीके का समन्वय, बातचीत तो चल ही रही थी। उन चीजों को सुधार के लिए जो व्यवस्थाएं, उनको फिर से संबंध को उनको एक बार देखा जाए, यानी उनमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। अगर कोई सुधार की जरूरत है तो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जाए, अपनी राय प्रस्तुत करो। इस सब के लिए जो सरकारी आयोग था इसका गठन किया गया। यानी केंद्र सरकार ने किस लिए गठन किया सरकारी आयोग का? तो केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए गठन किया सरकारी आयोग का कि ताकि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध चल रहा है, इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सुधारा जाए। अगर कुछ और नई चीजें जोड़नी है तो उसकी भी सिफारिश प्रस्तुत की जाए। और इसका जो समय दिया गया, यानी कार्यकाल का जो समय दिया गया, 1 वर्ष दिया गया, मात्र 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के अंदर ये कार्य करना है। परंतु इसको 4 बार बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? परंतु 4 बार बढ़ाया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 1987 में, दिसंबर के अंतिम समय में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उसके बाद इसको 1988 में क्या किया गया? पारित किया गया, यानी प्रस्तुत किया गया। जो 1987 में, दिसंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, समिति को दे देते हैं, परंतु 1988 में इसको क्या हुआ? प्रस्तुत किया गया, यानी जनवरी 1988 में इसको प्रस्तुत किया गया। तुम्हें यही जानना है, हमें तुम्हारी जानकारी के लिए 1988 बताया, लेकिन माना क्या जाता है 1987, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 1987 में ही इन्होंने दे दिया था। यानी जो सरकारी आयोग है कब बना? 1983 में बना। किसकी अध्यक्षता में बना? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया, जिनको हम RS सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RS सिंह भी कहते हैं, ठीक है, RS सिंह कहते हैं। और RS सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनता है, जिसका कार्य क्या होता है? सीधा सवाल, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य बच्चा एक ही होता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय चल रहा है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसको सही तरीके से चल पा रही हैं या नहीं चल पा रही हैं, या उसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को लेकर जांच करना और उसके बाद अपनी सिफारिश को प्रस्तुत करना, यही सरकारी आयोग का काम था। तो ठीक है, सरकारी आयोग 1 वर्ष के लिए बना था, लेकिन 4 बार इसको बढ़ाया गया। 1987 के दिसंबर में 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते, जिसको हम जनवरी 1988 में मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जो अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की, उनकी सिफारिशें जो प्रस्तुत की, उनके बारे में चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थे, उनको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने पहली बात क्या बताई अपनी सिफारिशें में। जो सरकारी आयोग थे, यानी रणजीत सिंह जो सरकारिया थे भैया, इन्होंने अपनी सिफारिशों में क्या बताया? इन्होंने अपनी सिफारिशों में क्या बताया कि देश की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए सशक्त केंद्र की आवश्यकता है। यानी जो देश में यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको बनाए रखने के लिए एक सशक्त केंद्र की, एक सशक्त यानी मजबूत केंद्र, यानी एक मजबूत सेंट्रल की आवश्यकता है। इन्होंने क्या बताया कि देश में एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता, पहली बात बताई। दूसरी बात क्या बताई? त्रिभाषा, यानी 3 भाषा
सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये 3 भाषा सूत्र कौन सी हैं? तो एक है बच्चा अंग्रेजी तुम्हारी, और एक है बच्चा हिंदी तुम्हारी, और एक है भाषा क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वो भाषा, यानी ये 3 भाषा को अपनाने की बात बताइए। पहली बात तो अंग्रेजी जो पूरे विश्व में बोली जाती है लगभग कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरी बात हिंदी जो पूरे भारत में बोली जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद एक क्षेत्रीय भाषा होती है जो अपने स्वयं के क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे अवधी हो गई, मगधी हो गई, ब्रज हो गई, जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है इनके बारे में, ठीक है। यानी त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चा क्या बताए, तीसरी बात क्या बताए, अखिल भारतीय सेवाओं को और सशक्त बनाना चाहिए। यानी जो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को वर्णन किया गया उसको और कठोर और टफ और कठिन बनाना चाहिए, ठीक है, और सशक्त और मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आईएएस है इनको और पावर देनी चाहिए, आईपीएस जो है इनको और पावर देनी चाहिए, आईएफएस जो है इनको और पावर देनी चाहिए, यानी और मजबूत बनाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग संभल कर किया जाना चाहिए। 356 में क्या बच्चा शुरू से बताता आ रहा हूं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में क्या लगाया जाता है, आपातकाल, यानी राज्य में आपातकाल, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा सोच समझ के लगाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर राष्ट्रपति के द्वारा उसको लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति के द्वारा 356 अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या बहुत सोच समझ के प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। अभी क्या है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक राज्यपाल जिंदा है, और जैसे ही राष्ट्रपति खुश नहीं है राज्यपाल को क्या अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यानी जो इसका प्रसाद पर्यंत है उसको समाप्त कर 5 साल के लिए निर्धारित फिक्स कर दिया जाना चाहिए राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। किसका, क्षेत्रीय, यानी प्रत्येक जगह पे क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। क्या, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या बताएगा बच्चा, समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से पूछ लेना चाहिए। यानी जो समवर्ती सूची है, जो कंकरेंट लिस्ट है, उस पर अगर कानून बनाया जा रहा है तो राज्यों से पूछ लेना चाहिए। यानी सीधी सी बात क्या कहें, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाया जाए तो राज्यों से पूछकर परामर्श करके ही बनाना चाहिए। यदि अगली बात क्या है, राज्यों में बहुमत से सरकार बनी हो तो विधानसभा की भंग नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो अंतिम बात क्या बताई, अंतिम क्या, इसके बाद 2-3 और बातें जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की इसमें जो अंतिम बात है वो क्या है, यदि राज्यों में बहुमत, यानी किसी राज्य में बहुमत, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बीजेपी की आई, तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग नहीं किया जाना चाहिए। यानी विधानमंडल को भंग नहीं किया जाना चाहिए, विधानसभा को भंग किया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सरकारी आयोग की ये कुछ प्रमुख बातें थी, उनके बारे में चर्चा किया। 2-3 और प्रमुख उनके बारे में देखते, चलिए आगे देखते हैं। सरकारी आयोग की कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो सरकारी आयोग की कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिश थी उनमें से क्या थी, 9वीं क्या थी, कराधान, यानी जो टैक्स की शक्ति है संसद में निहित होनी चाहिए। संसद मतलब केंद्र के पास निहित होनी चाहिए, यानी केंद्र के पास होनी चाहिए। किसकी, टैक्स की शक्ति, जो पावर है, टैक्स की पावर है, कराधान की जो शक्ति वो किसके पास होनी चाहिए, केंद्र के पास होनी चाहिए। परंतु बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो कहां होनी चाहिए, समवर्ती सूची में। सिर्फ टैक्स की शक्तियों को छोड़कर, सिर्फ टैक्स की पावर को छोड़कर बाकी जितनी भी पावर है समवर्ती सूची में होना चाहिए, ताकि दोनों स्टेट और केंद्र आपस में समन्वय करके उनपे कानून बनाए, ठीक है। ये चीज बताई किसने, सरकारी आयोग ने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, जो सभी लोग बताते आ रहे हैं कि 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। और इसी के बाद 1989 के बाद 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो भी जाता है। मैंने बताया था शुरू में कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में होता है। यानी सरकारी आयोग के जस्ट बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो जाता है, ठीक है।
तो ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात, इसमें इन्होंने अपनी कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की? 247 सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें से 180 सिफारिश केंद्र सरकार ने लागू किया। तो केंद्र सरकार ने कितनी सिफारिशों को लागू किया? 180 सिफारिशों को लागू किया। ठीक है, प्रस्तुत कितनी की थी? 247 सिफारिशें, और लागू कितनी हुई? 180। तो बच्चा यही था सरकारी आयोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया सरकारी आयोग। अगर सरकारी आयोग समझ में आया तो आगे हम देखते हैं पुंछी आयोग अंतिम था 2007 में जो बना, उसके बाद हम कंप्लीट होगा हमारा केंद्र राज्य संबंध कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए पुंछी आयोग के बारे में देखते, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखते केंद्र और राज्य के संबंध में जो अंतिम समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है पुंछी आयोग, जिसको पुंछी आयोग नाम से जानते हैं। इस समिति का गठन 2007 में किया गया। हुआ क्या? तो देखो, सरकारी आयोग सबको पता है, मैंने बता दिया कि 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और 1987 से लेकर बच्चा 1987 से लेकर 2007 के बीच में देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष हो गए, यानी 2 दशक हो गए। कितने वर्ष बच्चा? 20 वर्ष हो गए हैं बच्चा, यानी लगभग 2 दशक हो गए हैं। तो 2 दशकों में भारत में काफी ज्यादा परिवर्तन आया। देखो, 2 दशक मतलब 20 वर्ष हो गए, तो तुम 20 वर्ष में तुम्हारे जीवन में कितना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, तुम्हारे सकल सूरत शरीर में कितना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो देश की बात है, यहाँ पर राजनीतिक आर्थिक कई सारे परिवर्तन आते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में क्या किया बच्चा? पुंछी आयोग का गठन किया। और जिसका सीधा सा कार्य क्या है कि कोई तुमसे पूछ ले पुंछी आयोग का गठन क्यों किया गया, तो बच्चा पुंछी आयोग का गठन सिर्फ एक कार्य के लिए गया कि जो पिछले 2 दशकों में सरकारी आयोग से लेकर 2007 के बीच, यानी 1987 से लेकर 2007 के बीच में जो भी देश में परिवर्तन हुए, उनमें केंद्र और राज्य के संबंधों को कैसे सुव्यवस्थित किया गया या कैसे और आगे चलकर सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जो भी परिवर्तन राजनीतिक आर्थिक हुए, उन सबको ध्यान में लेकर के इस आयोग का गठन किया गया। और पुंछी आयोग जिसकी अध्यक्षता किया मदन मोहन पुंछी जी ने, जो कहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे? जज थे, यानी रिटायर्ड जज थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। और उनके अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 2007 में, जिसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, उनको हमने देखते हैं। तो जो इनकी बच्चा महत्वपूर्ण पहली सिफारिश थी कि इन्होंने भी क्या कहा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित तो होना चाहिए, यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है फिक्स होना चाहिए। सीधी सी बात है, फिक्स इसलिए होना चाहिए ताकि उस राज्य को क्या होना चाहिए कि फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे यहाँ राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स है, तो उस राज्य में कई सारी क्रियाओं ने जो शक्तियां हैं सही तरीके से चल सके। ठीक है, अगर यही नहीं पता कि हम कब तक जिंदा हैं, कब तक मर जाएंगे, जिया यानी कि सीधी सी बात है, कब तक हम राज्यपाल बने, कब तक हमें हटा देंगे, तो उसमें थोड़ा डर बना रहता है। उस पद्धति में विकास कम हो पाता है। ठीक है, उस पद्धति में कानून की प्रक्रिया कम सही तरीके से हो पाती है। इसलिए क्या बताया, पुंछी आयोग जी ने अपनी सिफारिश 2007 में जो बना था उसमें सिफारिश में प्रस्तुत किया, यानी जो 2007 में जो गठन हुआ पुंछी आयोग, ठीक, उन्होंने उसमें उसके बाद क्या सिफारिश प्रस्तुत की? राज्यपाल क्या सिफारिश प्रस्तुत की? क्या सिफारिश प्रस्तुत की? क्या सिफारिश प्रस्तुत की? जो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई कि राज्यपाल को हटाने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति को होता है। क्या होता है कि राज्यपाल को किसी भी समय राष्ट्रपति जैसे ही नाखुश हुआ वैसे हटा सकता है, परंतु इन्होंने अपनी पुंछी आयोग की जो सिफारिशें प्रस्तुत की उसमें क्या बताया? राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग होना चाहिए, यानी राज्यपाल को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की शक्ति होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए होती। ठीक है, और उसके बाद अंतिम बात क्या होती है? राज्य परिषद का गठन, यानी स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, यानी राज्य परिषद का गठन होना चाहिए। और उसे अंकेक्षण का अधिकार होना चाहिए। अंकेक्षण का मतलब कि वो स्टेट काउंसिल जो है वो पूरे राज्य में जितनी भी कार्य हो रहे हैं उन सबको लेकर अंकेक्षण करे, यानी उन सबको लेकर
रिपोर्ट निकाले, प्रस्तुत करे, उन सबको जांच करे, जानकारी का इकट्ठा करें, उन सब के लिए कार्य करें। ठीक है, यानी अधिकार होना चाहिए, उसको अंकेक्षण का अधिकार होना चाहिए, यानी जो स्टेट काउंसिल होगा उसको स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, यानी राज्य परिषद का स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक है, यानी स्टेट काउंसिल को गठन करना चाहिए, स्टेट काउंसिल का क्या करना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट करना चाहिए। ठीक है, और उसे अंकेक्षण का अधिकार होना चाहिए। अंकेक्षण का मतलब सीधी सी बात यानी जांच का अधिकार होना चाहिए। यही था बच्चा पुंछी आयोग। तो यानी सीधी सी बात है, पुंछी आयोग कब बना, 2007 में। किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे। और केंद्र सरकार ने किस लिए बनाया, तो केंद्र सरकार ने बनाया। किस लिए बनाया कि पिछले 2 दशकों में देश में जो परिवर्तन हुए उन सबको संबंधित जानकारी के लिए, व्यवस्था के लिए, और आगे किस तरीके से देश में केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे किए जाए उन सबको लेकर जांच के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया बच्चा, किसका गठन किया गया बच्चा, पुंछी आयोग। किसका गठन किया गया बच्चा, तो पुंछी आयोग को किया गया। उसके बाद पूरी जांच की गई, उसके बाद इन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सिफारिशों में बताया गया क्या क्या बातें थी, उसके बारे में बताया गया। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग, यानी जिस तरह राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट आता है उसी तरह राज्यपाल के लिए भी आना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए, और उसको भी स्टेट काउंसिल को ये पावर दिया जाना चाहिए, स्टेट काउंसिल उसको पावर दिया जाना चाहिए, इसका अंकेक्षण का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, अंकेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अंकेक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चा पुंछी आयोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया। अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।